गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम यहाँ प्रेजेंट हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 के पेपर को लेकर के, जो आपका फर्स्ट पेपर था आज का इंग्लिश का। आई होप कि सब लोगों ने बेटर किया होगा, बेस्ट किया होगा, आई होप। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। आप सब ने ये एग्जाम्स दिया है, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं। सॉरी, यहां पर आपके सामने सेक्शन ए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग सेक्शंस को लेकर के। आपके रीडिंग सेक्शंस में जो पहला पैराग्राफ, पहला जो पैसेज आया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये जो पैसेज आया है वो 8th क्लास के चैप्टर में से आया है। इंग्लिश का ही चैप्टर है, 8th क्लास का है, जिसका नाम है द समिट विद इन, द समिट विद इन, और जिसके राइटर है मेजर आहलूवालिया। मेजर आहलूवालिया इसके राइटर है, और यही आपका पैसेज में दिया गया है। 8वीं का चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप कि सब लोगों ने ये काफी अच्छे से अटेंड किया है। देखते हैं, सबसे पहले पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं हम। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of the panorama below us, the dominant one I think was humility। तो ये इस पैसेज के माध्यम से आहलूवालिया जी जो है ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं समिट के लिए खड़ा हुआ एवरेस्ट के ऊपर, और चारों ओर में जो देख रहा था, कई दूरी पर मैं देख रहा था, कई किलोमीटर्स की दूरी पर मैं जो देख रहा था, मेरे जो सब लोग मुझसे नीचे दिख रहे थे, सारी चीजें मुझसे नीचे दिख रही थी। मैं ऐसे माउंटेन के ऐसे एक पीक पर खड़ा था, ऐसे जेनिथ पॉइंट पे खड़ा था जहां से मुझे सारी चीजें नीचे ही दिख रही थी, मुझसे ऊपर कोई चीज नहीं थी, मुझसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक स्काई था। थैंक गॉड, आगे ये कहता है द फिजिकल इन मी सीम टू से, और मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी थी और जो मुझे बार बार ये समझा रही थी, कह रही थी कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मैं बार बार भगवान को थैंक बोल रहा था कि हाँ मैंने कर दिखाया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। हालांकि मुझे थोड़ा सा उल्लास तो था ही, मैं उत्साहित था, एक्साइटमेंट था। जुबिलेंट का मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना, उल्लासित होना या उत्साहित होना होता है। There was a tinge of sadness, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ में थोड़ी बहुत मुझ में सैडनेस थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने इन चीजों को पहले ही कर लिया था। एक अल्टीमेट जो एवरेस्ट चढ़ने का जो काम था मेरा, जो मैं एक माउंटेनियर था, तो मैंने ये सारा काम तो पहले से ही कर लिया था। लेकिन एक माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैंने ये सही तरीके से कर लिया। तो देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इससे ऊपर और कुछ है बचा है तो मैं उस पर भी चढ़ जाऊंगा। इससे ऊपर अब माउंट एवरेस्ट से ऊपर तो कुछ नहीं बचा। सबको पता है सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, माउंटेन है, 8848 मीटर की इसकी रेंज है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। यानी कि आप जिस एवरेस्ट को सबमिट करते हो, उस चढ़ते चढ़ते आपके अंदर एक तरीके से जॉयफुलनेस आ जाती है, उसके लिए आप थैंकफुलनेस भी रहते हो। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और एक ऐसा आनंद, एक ऐसा जॉय जो हमेशा मेरे जीवन भर साथ में रहने वाला था। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, और इसके अनुभव से आप पूरी तरीके से बदल जाते हैं। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर टू द सेम अगेन, और एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार माउंटेन्स की चढ़ाई कर ले, उसको समिट को पार कर ले, तो उसके बाद वैसा व्यक्ति, जो व्यक्तित्व था उसका माउंटेन से चढ़ने से पहले, वैसा नहीं रहता, वह बिल्कुल चेंज हो जाता, बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। और जैसा मैंने वापस से अगर एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय अपने पुराने जीवन में मैं वापस झांकता हूं, तो आई कैन हेल्प रिमार्किंग अबाउट अनदर समिट। तो मुझे पुराने जो दूसरे जो समिट्स हैं, दूसरे माउंटेन्स के बारे में जो समिट्स, यानी कि मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, है ना। जो उपलब्धि मैंने एक माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हुए मैंने थोड़ी गेन की है, उसके सामने दूसरी जो अचीवमेंट्स है मेरे सामने कुछ भी नहीं है। द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। चढ़ना भी इतना आसान नहीं काम नहीं है ना, चढ़ना उतना मुश्किल भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। जितना आप इजी समझते हो उतना इजी नहीं रहता, जितना आप फॉर्मिडेबल समझते हो, जितना आप उसको हार्ड समझते हो वह भी नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ये मल्टीपल चॉइसेस के हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज,
एवरेस्ट पर खड़े होकर के राइटर था, कैसा था जब वह एवरेस्ट के ऊपर खड़ा हुआ तो उस समय उसकी स्थिति क्या थी? ओवरजॉयड था, काफी बहुत खुश था, वेरी सैड, काफी दुखी था, जुबिलियंट एंड सैड, उल्लासित तो था लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी था, सैड भी था, एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट आंसर रहे आपके सामने कि जुबिलेंट, क्योंकि उल्लासित के बारे में पैसेज में खुद राइटर ने कहा है कि मैं एक तरीके से क्या था, जुबिलेंट था, और लेकिन उसके साथ में टीन्स ऑफ सैडनेस भी थी, यानी कि थोड़ी बहुत झलक सैडनेस की भी थी, दुख की भी थी। दुख तो यूं फिजिकल कंडीशंस की भी हो सकती है ना, पेन के आधारित। तो आपका सही आंसर जो होगा वह जुबिलेंट एंड सैड, दिस इज द राइट आंसर। बाकी जितने भी दूसरे ऑप्शंस हैं वो इतने करेक्ट नहीं है, हालांकि ओवरजॉयड भी हो सकता है लेकिन उतना करेक्ट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, और क्योंकि जुबिलेंट के बारे में तो पैसेज में राइटर ने खुद बताया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके सामने, द इमोशंस दैट ग्रिप हिम, ऐसे इमोशंस, किस प्रकार के इमोशंस उसको इमोशंस ने उन्हें बांध दिया था? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, हाँ, एक ऐसी विजय काफी हर्डल्स के बाद प्राप्त की हो, ह्यूमिलिटी के आधार पे, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपोर्टेंस दिया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी जो है इसका सही करेक्ट आंसर है। इस करेक्ट आंसर के साथ ही दूसरा क्वेश्चन हम पार कर लेते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, द थर्ड क्वेश्चन इज द जॉय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट। तो एक ऐसा जॉय राइटर्स ये महसूस करता है जो उसने एवरेस्ट के वो समिट किया उसके बाद की बात कर रहा है कि किस प्रकार का जॉय था। वह एक दिन का जॉय था, एक दिन की खुशी थी, अ मंथ, एक महीने भर की खुशी थी, अ ईयर, एक साल भर की खुशी थी, या लाइफ टाइम या जीवन भर की जो खुशी देने वाला जो मोमेंट था वो उसको गेन किया था, अचीव किया था उसने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम की जॉय जो है वह सहेजता है राइटर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसने माउंटेन एवरेस्ट को क्या किया था? समिट किया था, एक पिक पॉइंट पे वह जा पहुंचा था, 8,848 की मीटर की जो रेंज है अपनी उसको क्रॉस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। तो कौन सा समिट जो है ना तो हार्ड है ना इजियर है चढ़ना, कौन सा क्लाइंब करना इतना हार्ड भी नहीं है इतना इजियर भी नहीं है? द समिट ऑफ अरावली, द समिट ऑफ फिजिकल फिटनेस, द समिट ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, एंड द समिट ऑफ द माइंड। तो जो ये माइंड का जो गेम होता है, आप कोई भी काम कीजिए जीवन में, यदि आप उसमें अपना माइंड यूज नहीं कर रहे हैं तो वह काम सक्सेसफुल नहीं होता। उसी तरह जो माउंटेनियर्स होते हैं, किसी भी माउंटेन्स को समिट करने के लिए जाते हैं, वो अपने माइंड सेट करके जाते हैं। यदि उनका माइंड सेट नहीं होता है तो वह उस चीज को अचीव नहीं करते। इसीलिए राइटर ने अपना पहले माइंड सेट किया, और लेकिन अपने माइंड के ऊपर विक्ट्री करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है ना? तो इतना आसान काम भी नहीं, इसीलिए राइटर ये कह रहा है कि इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो द राइट आंसर इज द समिट ऑफ द माइंड। डी ऑप्शन वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, फिफ्थ का। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली। क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें पूरी तरीके से बदल सकती है, चेंज कर सकती है? जॉय, खुशी, खुशी कुछ पल की होती है, कुछ देर ठहरती है। सौरव, दुख जो होता है वह भी कुछ देर का ही होता है, कुछ समय के बाद वह सौरव भी हट जाता है। एक्सपीरियंस जो है, आप जो भी काम करते हैं उसका जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वह कहीं नहीं जाता, वो आपके पास में रहता है। आप बाइक चलाना सीखते हैं, ड्राइव करना सीखते हैं, या स्कूल जाना सीखते हैं, स्कूल में पढ़ाई करना सीखते हैं, सब कुछ का एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं निकलता है। इसीलिए एक ऐसी वस्तु जो हमें पूरी तरीके से बदल दे, वह क्या चीज है? एक्सपीरियंस है। बी ऑप्शन इज द राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन। यानी कि इस पैसेज में आए हुए ये जो आपको फ्रेज दे रखा है उसका मीन क्या है, वह आपके पैसेज में आया हुआ है, उस मीन को लिखना है। क्या कह रहा है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का सबसे उच्चतम शिखर क्या कहलाता है? रोड्स कहलाते हैं, हिल्स कहलाता है, समिट कहलाता है, या ह्यूमिलिटी कहलाता है? तो यहां पर अपन देखेंगे जो रोड्स है वह इससे कोई लेना देना नहीं है माउंटेन से, क्योंकि माउंटेन चढ़ते समय कोई रोड्स नहीं आती। हिल्स, पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ी को क्रॉस करते हुए माउंटेन अपन चढ़ते हैं। फिर आती है समिट, समिट का मतलब होता है जेनिथ पॉइंट, एक तरीके का शिखर पॉइंट, और ह्यूमिलिटी का कोई इसमें सेंस नहीं है। तो सही आंसर जो होता है वह आपका क्या होगा यहाँ इसमें? सी ऑप्शन, यानी कि समिट जो है जेनिथ पॉइंट, एक शिखर पॉइंट पर चढ़ने की बात कर रहा है, तो समिट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ जुबिलेंट। तो एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो पैसेज में आया हुआ है और जो ऑपोजिट है किसका, जुबिलेंट का, ठीक है। और जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, उल्लासित। तो उल्लासित का मतलब होता है, देखो ऐसा है कि देखो माउंटेनियर जो है वो चढ़ता है, सैडनेस वो सैडनेस नहीं होती, इमोशनल वाली सैडनेस नहीं है, अब शारीरिक फिजिकल को पेन को लेकर के सैडनेस जो होती है वो होती है। तो यहां उसके बारे में सैडनेस यहां पर दिया गया जिसका एंटोनिम्स होता है सैडनेस। किसका एंटोनिम्स है, जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब तो होता है उल्लासित होना, खुश होना एक तरीके से कि मैंने ये शिखर को, सर्वोच्च शिखर को मैंने पार कर लिया, क्रॉस कर लिया, इसको सबमिट कर लिया है। तो इसका जो उल्टा होता है, उसका जो विलोम होता है, जो एंटोनिम्स होता है, वो क्या होता है, सैडनेस होती है। तो सैडनेस इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। फिर है आपका सेकेंड पैसेज। दूसरा पैसेज जो है आपका वह भी एक अनसीन पैसेज है, अर्थ को लेकर के है। अर्थ पे वाटर कितने परसेंटेज है, क्या शॉर्टेज है ना, कौन से रिवर भाई वाटर के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है इस अर्थ पर, तो उसके बारे में पूरा ये पैसेज है। अगर ये पैसेज पूरा पढ़ने जाएंगे तो काफी समय आपका चला जाएगा, उससे बेटर है कि हम सीधे क्वेश्चंस पे निकलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट, जीवन की उत्पत्ति क्या है। ऑब्वियसली सबने साइंस में पढ़ा हुआ है, 9th-10th की साइंस में पहले ही बताया जा चुका है अपने करिकुलम सिलेबस में कि जीवन की उत्पत्ति जो है वह हमेशा समुद्र से है, पानी से होती है। तो यहाँ वाटर को ओशियंस से भी बिलोंग कर सकते हैं अपन। तो यहाँ सीधा आंसर जो है आपका क्या रहेगा कि द लाइफ ओरिजिनेटेड इन ओशियंस, ठीक है ना। तो जीवन की जो उत्पत्ति है वह कहां से हुई है, किससे हुई है, जल से हुई है, ओशियन से हुई है, समुद्र से हुई है। नेम सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, ऐसे सोर्सेज बताने हैं, ऐसे रिसोर्सेज बताने हैं जहां से हमें फ्रेश वाटर प्राप्त होता है। तो कौन कौन से ऐसे जो पैसेज में आए हुए हैं जिसमें रिवर्स है, लेक्स है एंड ग्राउंड वाटर, तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, what are the areas where the rising demands for water are difficult to be met, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर वाटर की जो राइजिंग डिमांड्स है ना, वो डिफिकल्ट टू बी मेट है, जहां पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कौन कौन से एरियाज है जहां पर पानी की जो उपलब्धता है वो काफी कम है। एक तो एरिड एरिया जहां पर सूखा, ड्रॉट एरिया, जैसे अपना वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में है एरिड एरिया। फिर है सेमी एरिड एरिया, ठीक है ना। सेमी एरिया में यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अपना जालौर से जोधपुर वाला जो बेल्ट है वो अपना क्या होता है, सेमी एरिड एरिया माना जाता है। तो एरिड एरिया और सेमी एरिड एरिया ये ऐसे एरियाज है, ऐसे रीजन्स हैं जहां पर राइजिंग डिमांड्स है वाटर की। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट, हम अपना वेस्ट को कहां डंप करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इन डेजिग्नेटेड वेस्ट डिपोजिटेड साइट्स और बिन्स। या तो हम उसको एक जहां पर डंप यार्ड बने हुए होते हैं, आपको पता ही है कि सारे गांव में, सारे शहरों में एक डंप यार्ड्स बने हुए हैं शहरों के बाहर, तो वहां पर अपन अपने वेस्टेज को डाल सकते हैं। या फिर अपने घरों के आसपास बड़े बड़े से बीन्स लगाकर, है ना, डस्ट बीन्स लगा करके वहां पर ऐसा करके हम अपने वेस्टेज को डंप कर सकते हैं एक तरीके से, जो आपके पैसेज में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज फेसिंग। सबसे वेटेस्ट एरिया जो है अपना मासिंगराम, मेघालय वाला मासिंगराम जो है, क्यों है ऐसा, क्योंकि आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर लार्जली अनअवेलेबल टू ह्यूमिडिटी और डायरेक्ट यूज, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर एक तो शॉर्टेज है, किस तरीके की शॉर्टेज है, वहां पर कोई ग्लेशियर नहीं है जो पानी को वापस से जमा सके, है ना, मेल्ट होता हुआ वाटर को वापस से फ्रीज कर सके, ऐसा कोई ग्लेशियर नहीं है, ना कोई वहां पर आइसबर्ग वगैरह है। तो वो वाटर जाएगा कहाँ, छिछले एरियाज में जाएगा, शैलोज एरियाज में जाएगा, और शैलोज एरिया में जाकर के पानी फैल जाएगा। तो इस तरीके से वाटर, पानी की निकासी वहां से है नहीं। अब पानी की निकासी नहीं होगी तो वहां की जो लैंड एरिया जो होगा, वो लैंड एरिया शैलो टाइप का होगा, एक तरीके से छिछला होगा, अपन कहते हैं ना दलदल, हाँ, तो वो दलदल वाला एरिया जो होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेटेस्ट एरिया बोलते हैं। सबसे वेटेस्ट एरिया अपने इंडिया का सबसे बड़ा वेटेस्ट एरिया कौन है, मासिंगराम। कहाँ का है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलर टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है,
कमी होना, लैक होना, अभाव होना, है ना। तो ऐसा कोई वर्ड जिसका मीन्स इससे रिलेटेड हो, स्कार्सिटी से रिलेटेड हो, सिनोनिम्स राइट करना है। स्कार्सिटी का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? शॉर्टेज हो सकता है, लैक हो सकता है। लैक कहीं वर्ड, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टेज यहां पर आपके पैसेज में दिया गया वर्ड है, तो वो काफी अच्छा आंसर है। स्कार्सिटी का आंसर होगा शॉर्टेज, सिनोनिम्स में, सिमिलर मीन्स के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है नंबर 8, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू ड्राइस्ट। ड्राइस्ट का मतलब सबसे सूखा, और सबसे सूखे को इसका अपोजिट क्या होगा? सबसे गीला। सबसे गीले को क्या बोलेंगे? वेटेस्ट, है ना। अभी मासिंगराम का आंसर अपन ने देखा था, वो सबसे वेटेस्ट एरिया था, तो वेटेस्ट जो है वो ड्राइस्ट का एंटोनाइम्स है। फिर आता है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन है अपना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार। दोनों क्वेश्चंस, दोनों में कौन कौन सा? एक तो ईमेल है आपका, बिल्कुल एक ईमेल आया है, और दूसरा आया आपके लेटर आया हुआ है। तो ईमेल भी आपका बहुत इजी आया और लेटर भी बहुत ही इजी आया। ईमेल देखो क्या कह रहा है हमें, इमेजिन दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A and your sister is studying in 10th B. Write an email to the principal of your school at principalgssabcd@gmail.com requesting him or her to change your section from section A to section B. आपकी जो बहन है, आप सेक्शन ए में पढ़ रहे हो और आपकी सिस्टर सेक्शन बी में पढ़ रही है, आप चाहते हो कि आपकी सिस्टर भी आप ही के सेक्शन में आ जाए, इसीलिए प्रिंसिपल को क्या करना है? एक ईमेल राइट करना है, आपको उसमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट देनी है। तो रिक्वेस्ट के लिए आपको एक लेटर राइट करना है। फॉर्मेट वही है, ठीक है ना, ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट के साथ में एक रिक्वेस्टिंग लेटर राइट करना था आपको, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। सेकेंड जो है लेटर से रिलेटेड है। Suppose you are Kunal or Kamla studying in Udaipur. Your sister studying in Jaipur has not scored good marks in second semester and is feeling a little depressed. आप कुणाल और कमला हो, उदयपुर में पढ़ते हो, एंड योर सिस्टर स्टडिंग इन जयपुर, आपकी बहन जो है वो जयपुर में स्टडी कर रही है, और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। सो वह थोड़ी सी डिप्रेस्ड फील कर रही है। राइट अ लेटर एनकरेजिंग हर टू डू बेटर इन नेक्स्ट सेमेस्टर। तो उसे लेटर राइट करना है, अपने छोटी सिस्टर को राइट करना है और उसे एनकरेज करना है कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए, नेक्स्ट टाइम बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो अगली बार और कोशिश करना ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए, गुड मार्क्स गेन हो जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा एक लेटर था, पर्सनल लेटर जिसे बोलते हैं अपन, इनफॉर्मल लेटर टाइप का था, तो वो राइट करना था आपको। इनफॉर्मल लेटर में एक ही कंडीशंस है, वो क्या है? इसमें रिसीवर एड्रेस ऐड नहीं किया जाता, बाकी आपको पता ही है। फिर आपकी आती है स्टोरी, काफी अच्छी स्टोरी आई है। एक तो है आपकी यूनियन स्ट्रेंथ के ऊपर, वंस अपॉन अ फार्मर एंड फोर सन्स ऑलवेज क्वारलसम। काफी लंबे समय से ये पढ़ते आ रहे हैं ये स्टोरीज, तो इसमें से कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए था। और दूसरी जो है बैड कंपनी को लेकर के है, अ गुड बाय फॉल्स इनटू अ बैड कंपनी, डिसओबेज हिज पेरेंट्स, है ना, काफी बार पढ़ चुके हैं ये दोनों स्टोरीज। जो है मैं 10th की क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था उनको, मैंने कहा 4 स्टोरी याद कर लेना, 4 के अलावा 5वीं आपको नाम नहीं लेना है। तो 4 स्टोरी में मैंने ये यूनियन स्ट्रेंथ की डाली थी। आई होप के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया होगा। मिले नहीं है वैसे मुझे, जब भी मिलेंगे तो मैं उसे जरूर पूछूंगा इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ राइटिंग करना है। पहले तो आपको पहले ही बता गया, माई स्कूल पे अपन क्लास 5 क्लास 6 से अपन राइट करते हुए आ रहे, तो बहुत बातें हैं माई स्कूल्स के बारे में तो राइट करने के लिए, जिसमें भी आगे वाले ने आपको, बोर्ड वाले ने क्या किया है, कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उसकी सहायता से आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करते हुए आपका ये माई स्कूल पे पैराग्राफ राइट करना था। अगर ये नहीं आता था किसी को तो दूसरा उनके पास में ऑप्शन था, आप इस डायग्राम को देखो, है ना, सारे लोगों ने, सारे बच्चों ने, माता पिता ने भी नए कपड़े पहने हुए, आप यहाँ दे सकते हो क्रैकर्स निकल रहे हैं, क्रैकर्स छूट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, ये सारे के मिल करके। इट्स मीन ये कौन सा फेस्टिवल हो सकता है जहां पर क्रैकर्स अपन जलाते हैं, दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, लाइटिंग्स करते हैं, तो कौन सा फेस्टिवल होता है? दिवाली, ऑफ कोर्स। तो ये जो डायग्राम है एक दिवाली के फेस्टिवल का है और दिवाली के ऊपर आपको 100 वर्ड्स में राइट करना है। बहुत ही शानदार टॉपिक था, इजी टॉपिक था, कोई कंक्लूजन नहीं है इसमें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं डालनी थी आपको। जो चीजें हैं सब लोग जानते हैं, एक पेज में अपन आसानी से राइट कर सकते हैं इसको 100 वर्ड्स, यानी कि 1 पेज। फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन, सेक्शन नंबर सी। 6 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको टेंस से रिलेटेड ये सेंटेंस दिए गए थे, आपको सही फॉर्मेशंस वर्ब की भरनी थी इसमें।
जैसा फर्स्ट सेंटेंस है आपका, माई फादर डैश रन अ मील एवरी डे। ठीक है, जब बात एवरीडे की जाती है, डेली रूटीन की जाती है, तब वहां कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। जैसा कि माई फादर इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, देन सो वी कैन यूज ऑफ रन प्लस एस और ई एस। अब एन है तो एन के साथ में तो एस ही आएगा, तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? रन्स रहेगा। सेकेंड है राजू डैश प्ले इन द ग्राउंड वाइल आई वॉज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। अब देखो वाइल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। वाइल में दो चीजें आती है, मैं आपको क्लियरली यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। वाइल से रिलेटेड दो चीजें आती है, ठीक है। यदि आपका वाइल वाला क्लॉज, देखो ये पूरा क्लॉज में है, वाइल यहाँ पे कंजक्शंस के रूप में यूज हो रखा है, इसलिए वाइल को हम एक कंजक्शंस मानेंगे। और कंजक्शन के इस तरफ वाला भी एक क्लॉज है और उस तरफ वाला भी क्लॉज है। अब वाइल से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होगा वह तो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो पहले दिया गया है, यानी कि जिसकी वर्क ऑफ एक्शन पहले होती है, तो वह आपका एक प्राइमरी क्लॉज माना जाता है। तो वाइल से जुड़ा हुआ क्लॉज जो है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब वाइल के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, कौन सा टेंस हो? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, तब आपको क्या करना है? प्रिंसिपल क्लॉज को किस में राइट करना है? उसको भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में राइट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं वाइल से जुड़ा हुआ आई वॉज हेल्पिंग माई मदर, वाज और हेल्पिंग कौन सा टेंस हो गया आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। इसीलिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह भी आपका किस में होना चाहिए था? पास्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था। तो प्ले आया है ब्रैकेट में, तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वाज और वर यूज होता है। राजू सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का यूज होगा, वाज प्लेइंग। आई बात समझ में? ठीक है। तो वाइल से जुड़ा हुआ जो क्लॉज था उसके साथ में क्या कौन सा टेंस था? पास्ट कॉन्टिन्यूस था, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज भी कौन से टेंस में आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। अगला जो सेंटेंस है आपका, वी डैश गो टू जयपुर टुमारो, वी डैश गो टू जयपुर टुमारो। अब देखो यहां पर वी दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में गो दे रखा है, टू जयपुर टुमारो। इस सेंटेंस को हम टू टाइप से करते हैं, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर हम दो टेंस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको टुमारो तो दे रखा है, टुमारो इज फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर टाइम के लिए अपन क्या यूज करते हैं? विल और शैल यूज करते हैं। जैसा कि यहां पर क्या कौन सा वर्ड है? वी, ठीक है ना। वी कौन सा पर्सन हो जाता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या यूज होता है? शैल यूज होता है, इसलिए यहां पे क्या राइट करेंगे? शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी दे रखी है। तो एक तो आंसर आपका ये होता है वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। फिर दूसरा आता है कॉन्टिन्यूज के लिए, ठीक है ना। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूज के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज के लिए, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज क्यों? क्योंकि ये टुमारो जो है वह नियर फ्यूचर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नियर फ्यूचर। टुमारो कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, टुमारो मीन्स आने वाला कल, द फॉलोइंग डे, इसलिए ये नियर फ्यूचर में भी आता है। इसलिए हम यहां पर और क्या ले सकते हैं? वी के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है तो वी के लिए आर यूज हो गया, और वर्ब के साथ आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म ले लेंगे। वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, है ना। ये बहुत आंसर आर करेक्ट। जिसने आर गोइंग लिखा है उसका भी करेक्ट आंसर है, और जिसने शैल के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया उसका भी आंसर करेक्ट है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है। यहां पर आर गोइंग भी यूज कर सकते हैं, और यहां पे प्योर फ्यूचर भी दर्शा सकते हैं, और यहां पर नियर फ्यूचर भी शो कर सकते हैं। तो दोनों आंसर यहां पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस, द थीफ डैश एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ठीक है। तो देखिए बिफोर के बाद कौन सा टेंस है? बिफोर एक कंजक्शंस के रूप में जरूर आया है यहां पे, तो बिफोर प्लस ये पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है, ये पास्ट सिंपल हो गया। जब बिफोर और आफ्टर के बाद में पास्ट सिंपल यूज होता है तो उसके पहले वाला क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में होता है? हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? एस्केप दे रखा है, द थीफ दे रखा है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहां पे एस्केप्ड हो जाएगा, और यहां पे
हेड हो जाएगा, तो हेड एस्केप्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें हेड एस्केप्ड। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks with a verb in agreement with its subject। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से पूछा गया है आपके दो क्वेश्चंस। बोथ राम एंड श्याम, देखो यहां पर राम एंड श्याम दोनों के लिए है, बोथ यानी दोनों, राम एंड श्याम यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, बल्कि कौन से फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। काम को करने वाला की संख्या कितनी है? 2 है, राम एंड श्याम दोनों है, इसलिए ये क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। और प्लूरल के लिए तो आपको पता ही है, इज आता है कि आर आता है? बिल्कुल आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। द नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर सुमित और मनीष। देखो यहां पर चॉइस है, अपने सामने चॉइस दे रखी है, या तो सुमित या मनीष, दोनों साथ में नहीं है ना। जो दो डूअर है वह 2 नहीं है, डूअर कितना है? 1 ही है, तो या तो सुमित है या मनीष है, तो एक के लिए अपन को यूज करना है, तो यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। हैव गलत हो जाएगा, हैव प्लूरल के लिए करते हैं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट को देखना अपन को, सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब की फॉर्मेशंस आपको फिलअप करने के लिए बोल रहा है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? हैज होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको 2 वाक्यों को कंबाइन करना है, शामिल करना है, किसकी सहायता से? जो ब्रैकेट्स में जो दिए गए वर्ड्स है उनकी सहायता से कंबाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट। अब दोनों सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो सेम है। क्या है? सेम, यानी कि डिफरेंट, अलग अलग क्या है आपकी जो वर्ब फॉर्मेशंस जो है ना एक तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग और दूसरा इंटेलिजेंट, तो ये 2 चीजें अलग अलग है, और आपको ऐड करना है, कंबाइन करना है इन दोनों सेंटेंसेस को, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो हम क्या करेंगे यहां पे? तो सबसे पहले लिखेंगे मिताली, और दूसरा क्या है? कॉमन चीज निकाल दो पहले, है ना। मिताली इज, सिंगुलर है मिताली, इसलिए इज का यूज है दोनों में। फिर नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है ना, हार्ड वर्किंग ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ क्या है? इंटेलिजेंट भी है। तो इस तरीके से आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना था इसमें। अगला है सेकंड सेंटेंस है अनिल इज अ रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। अब बट यानी कॉन्ट्रास्ट, जब 2 कोई बातों में कॉन्ट्रास्ट आता है, विरोधाभास की स्थिति आती है, तब हम क्या यूज करते हैं? बट यूज करते हैं। तो इसके लिए भी देख लो, अनिल सेम है, कॉमन चीज है, तो अनिल को ले लो। दूसरा और कॉमन क्या है? इज है, इज को ले लो। अब ए देखो, ए इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है, तो ये अनकॉमन सी चीज हो जाती है। ये अपन को कॉमन चीज पहले राइट करना। अब ऐड करना है क्या लेकर के? बट को लेकर के कंबाइन करना है सेंटेंसेस को। तो अनिल इज ए रिच पर्सन बट आगे क्या दे रखा है? अनहैप्पी, है ना। अनिल इज अ रिच पर्सन बट अनहैप्पी, अमीर है लेकिन फिर भी क्या है? अनहैप्पी है, नाखुश है, राजी नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद भी इतना राजी नहीं है, मेरे पास हो जाए तो मैं तो काफी राजी हो जाऊं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस काफी इजी है। इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वन द वर्ल्ड कप। अब इसमें देखो, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम won the वर्ल्ड कप। इसका करना है अपन को पैसिव। पैसिव के 5 रूल्स है। सबसे पहला रूल्स क्या है? जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, वन हो गया आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द वर्ल्ड कप जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला रूल क्या कहता था अपन को पैसिव का? ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्ल्ड कप, तो यहां पे हो जाएगा द वर्ल्ड कप जो कि आपका सब्जेक्ट बन गया।
फिर सेकंड रूल क्या कहता है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे टेंस कौन सा है, पहचानो, आइडेंटिफाई करो। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा कौन सा टेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वन एंड ओनली पास्ट सिंपल। जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होता है, वॉज और वर्ब। द वर्ड कब सिंगुलर पर्सन है इसलिए वॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, द यूज ऑफ ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अब थर्ड फॉर्म जाएंगे तो क्या होगा, वन ही रहना है। द वर्ल्ड कप वाज वन, ठीक है। रूल नंबर 4, यूज ऑफ बाय, बाय का प्रयोग। एंड रूल नंबर 5 इज सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट में तो बन गया, अब जो सब्जेक्ट था वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, तो यहां पे हो जाएगा इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। तो ये आपका आंसर रहेगा, आंसर रहेगा द वर्ल्ड कप वाज वन बाय इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। ओके, दैट्स इट। अगला है इनडायरेक्ट नरेशंस को लेकर के, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। The teacher said to the students, the earth moves around the sun. सबसे पहले तो इस सेंटेंस को देखो कि ये किस टाइप का है। टाइप ही देखना अपन को, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अपन ने यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस टेंस बनाते समय पढ़ा था। जो चीजें बदल नहीं सकती, जो कल भी थी आज भी और हमेशा रहेगी, वो सारी चीजें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का एक और रूल है इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशंस में क्या रूल आता है कि जब भी आरएस, आपका इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है वह यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाए, तो आपको क्या करना है, टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं करना, टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं करना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स है ना, तो सेड टू की जगह अपन को क्या यूज करना है, टोल्ड यूज करना है। द टीचर told students that, अगला क्या है, the earth moves around the sun, इन्वर्टेड कॉमास हटा दी तो that लगा दिया अपन ने कंजक्शंस के रूप में। अब इस वाले फ्रेज को चेंज किए बिना ही राइट करना है, तो चेंज करना ही नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, the earth moves round the sun, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सेक्शन डी, ये भी एक सीन पैसेज है, यंग सीगल से रिलेटेड आया है, यंग सीगल का है, ठीक है, बहुत ही शानदार पोयम है, द माई फर्स्ट फ्लाई, सबको पता है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज, तो लेज पर यंग सीगल, उसके साथ में और कोई था या वह अकेला था, कौन था उसके साथ में, हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, या ही वाज अलोन, चारों में से कौन है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ पहली लाइन ही है, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, तो आंसर हो जाएगा ही वाज अलोन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, किस चीज से डरता था वह सीगल, हंट से, शिकार से डरता था, स्लीप अलोन, अकेले सोने से डरता था, टू फ्लाई, उड़ने से डरता था, या टू जंप, कूदने से डरता था। बिल्कुल यहां पर फ्लाई जो है यानी कि उड़ने से वह उसे डर लग रहा था, इसीलिए ये सीगल की पोएम जो है वह रची गई थी, क्रिएट की गई थी, बहुत ही शानदार स्टोरी है इसकी, है ना। टू फ्लाई जो है इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ हिज लेज, है ना, उसके लेज के नीचे जो है वह क्या था भाई, डेजर्ट था, लैंड था, फॉरेस्ट था, या सी था। ग्रीन सी की बात करते हैं ना इसमें, तो माय फर्स्ट फ्लाइट में ग्रीन सी की बात होती है, तो यहां पर सी को लेकर के था, तो नीचे समुद्र था, समुद्र के ऊपर चट्टान की एक ऐसी तिकोनी एक ऐसी संरचना बनी हुई थी, ऐसी स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसके ऊपर वह खड़ा था अकेला, तो ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे उड़ने में सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। हिज लेग्स, उसके पांव जवाब दे रहे थे, हिज विंग्स, उसके पंख जो हैं वह फैल नहीं रहे थे इतने, या फिर ये दोनों, उसके पांव भी जवाब नहीं दे रहे थे, उसके विंग्स भी जवाब नहीं दे रहे थे, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हिज विंग्स, उसके जो पंख जो हैं, उसके जो पर जो हैं वह सही से फैल नहीं रहे थे, उसके कारण से वह उससे उड़ा नहीं जा रहा था, है ना, और वह डर रहा था उड़ने में।
फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड, सीगल के कितने भाई और कितने बहनें हैं। तो यहां आपके पैसेज में लिखा गया है, क्या लिखा गया है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, यानी कि दो तो भाई है और एक बहन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर हैड यंग सीगल, ठीक है ना। अगर ये नहीं आता था आपको, दूसरा और ऑप्शन था आपके पास में, आई फिनिश्ड माई ये पोएम मिस्टर किसिंग वाली, मिस्टर किसिंग है माई डायरी एनी फ्रैंक की, है ना, एनी फ्रैंक की माई डायरी से रिलेटेड करता है ये। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because why quick too much. Luckily Mr. Kissing to the joke to the right way, he read the poem to the class and adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned by extra homework. On the contrary Mr. Kissing is always making jokes this day. ठीक है, इस तरीके का ये पैराग्राफ दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चीज क्या थी, द पोएम आपको यहाँ पर दे रखी है, इट वाज ब्यूटीफुल किसके बारे में, पोएम के बारे में, ठीक है ना। तो पोएम जो थी वह आपकी काफी ब्यूटीफुल थी। हाउ मेनी बेबी डकलिंग दे हैड, कितने बेबी से, देयर 3 बेबी डकलिंग, ठीक है ना, कितने बेबी से, 3 बेबीज थी। तो यहाँ आपका सी आंसर, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज बाय whom द बेबी डकलिंग वर बीटन टू डेथ, है ना, किसके द्वारा मृत्यु तक उसको मारा गया था, फादर स्वान के द्वारा, क्योंकि वो ज्यादा ही शोर मचा रहे थे, क्विक क्विक कर रहे थे, है ना, पैसेज में आपको दे रखा है। देखो देखो, it was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling who have beaten to death by the father, death by the father दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा फादर स्वान। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग दिस डे, है ना, मिस्टर कीसिंग इन दिनों अब क्या कर रहे थे, हमेशा जोक्स मार रहे थे भैया, ठीक है ना। पहले तो एनी फ्रैंक को टॉकेटिव पर्सन कहा था, क्लास से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद में उसको अलाउ किया था एनी फ्रैंक को, उसके बाद से वह जोक्स करने स्टार्ट हो गए थे मजाक के अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर कीसिंग ऐड टू द पोएम, है ना, उस पोएम में मिस्टर कीसिंग ने क्या किया था, अपने खुद के कमेंट्स रखे थे, ठीक है ना, पोएम तो बनाई थी लेकिन उसमें कमेंट्स खुद के शब्दों में थे, हिज ओन कमेंट्स आंसर रहेगा। एंड व्हाट डिड मिस्टर कीसिंग अलाउ हर टू डू, एनी फ्रैंक को क्या करने के लिए परमिशन दी थी, अलाउ किया था, टू टॉक, बात करने की परमिशन दी थी। तो इस तरीके से आपको इस पैसेज के आंसर करने थे। उसके बाद आप देखते हो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने अपनी क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस टेस्ट में पूछ लिए थे और मैंने उन्हें ये भी कहा था अपने स्टूडेंट्स को कि इन सारे टेस्ट के में जितने भी क्वेश्चंस आए एक बार इनको पढ़ लेना, आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन और शायद तक यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन से एक भी शायद ऐसा एक आधा हुआ होगा तो भले की बात है, लेकिन आई होप कि मेरे हिसाब से तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने टेस्ट में दिए थे, क्लास के टेस्ट में, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे आंसर्स काफी बड़े बड़े आंसर है, लाइव पे तो हम पूरा बता नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं, पोएम की तरफ देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अमांडा से पोएम आई हुई है और अमांडा की पोएम से रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, अमांडा को क्या फिनिश करने के लिए कहा गया। आपके पोएम देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, फिनिश की बात करता है तो होमवर्क के लिए आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बी ऑप्शन पे, होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, अमांडा को क्या 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 करने के लिए कहा गया। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, टू क्लीन हर शूज, क्या आंसर रह जाएगा, टू क्लीन हर शूज। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा, आपके अनुसार अमांडा को ये सारी बातें कौन कह रहा है, किससे बात कर रही है अमांडा। तो अमांडा आपको पता ही है कि सब उसकी सारी बातें जो है, डोंट बाइट योर नेल्स, है ना, यहां से शुरू होती है ना पोएम, तो डोंट बाइट योर नेल्स, और लास्ट में आते आते अपने को पता चलता है कि ये सब बातें कहने वाला कौन है, उसकी मदर है। कौन है, हर मदर। अगर ये नहीं आती थी तो फॉग वाले ले लेते, फॉग में भी काफी इजी पोएम है। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, तीसरी लाइन में इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेज, ये जो इट आया ये किसके लिए आया है,
फॉग के लिए आया है। फॉग तो देखो दूर 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 तलक जाती है ना, दूर दूर जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ना कोई कैट की बात हो रही है, ना कोई पॉइंट की बात हो रही है, ना डॉग की बात हो रही है। अंतिम ऑप्शन एलिमिनेट ऑप्शन जो होता है अपना, तो वो अपन चूज करके भी, अपन जिसको नहीं आता है ना तो चूज करके भी अपन राइट कर सकते हैं, एलिमिनेट वाला ऑप्शन को लेकर के भी। तो इसमें फॉग जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। कवि के अनुसार फॉग कैसा दिखता है? द फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट। कैसा दिखता है? एक छोटी सी बिल्ली की तरह। हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आती है? जैसे छोटी बिल्ली दबे पांव कैसे आती है, वैसे ही स्लोली एंड साइलेंटली आती है, धीरे से और चुपके से। फिर आते हैं वापस 20 to 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको कोई 2 करने थे। फिर आता है 17 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे, उनमें से आपको कोई एनी 1 करना था। फिर एनी 2 क्वेश्चन से ट्रम्प ऑफ सर्जरी और थीफ ऑफ स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सबने अच्छा किया होगा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की होगी, लेकिन ये आपका रिजल्ट ही शो करेगा कि आपने किया क्या है। वही 3.25 घंटे जो आपने स्पेंड किए वहां पर, वही आपका स्कोर जो है डिसाइड किया करेगा। फिर आता लास्ट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइसेस से है। हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड? रामलाल के कितने बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। 7 लड़के बताए हैं पूरी स्टोरी के अंदर। भोली सुलेखा नाम था जिसका, तो रामलाल के, ये सुलेखा के फादर है रामलाल। तो इसकी कितनी बहनें? 4 बहनें थे, मतलब ये सारी मिला के 4 बहनें और 3 भाई है। Who was the commander in chief of Mars Space Control? Mars Space Control का commander in chief कौन था? Great and mighty think tank. The book Save the Earth, है ना? The last book of the Save the Earth, ये वाली स्टोरी है। Richard H. Everett was encouraged to become a scientist by his. रिचर्ड एच एवराइट को किसने एंकरेज किया था अपनी पढ़ाई में, साइंटिस्ट बनने में? जो जिसका सबसे बड़ा श्रेय था वह उसकी माँ थी, मदर इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट डज हॉरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबाई को क्या कलेक्ट करना पसंद था? उसे एक्सपेंसिव बुक्स। ये वही साइंटिस्ट है जिसे हेयर ट्रेसर था, जहां चोरी करने गया था ना, और हेयर ट्रेसर से पकड़ा गया था, उसको स्नीजिंग आने लग गई थी, ठीक है ना? तो ये एक्सपेंसिव बुक्स का शौकीन था। फिर है लास्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर हैरियट? हैरियट कौन था? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी से रिलेटेड है, तो अ वेटनरी सर्जन था। कौन था? वेटनरी सर्जन, मिसिस पम्फ्रे, याद है? हाँ, तो वेटनरी सर्जन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी रहा, और मुझे लगता है कि आप सब लोग का पेपर जो है काफी अच्छा गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट बेटर टाइम। Thank you so much.